अकाउंटिंग ऑफ लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। अभी तक हमने जितनी भी अकाउंटिंग करी वो सब लेसी की अकाउंटिंग करी, यानी जो लीज पर ले रहा है उसके लिए अकाउंटिंग करी। अब जो लीज पर दे रहा है हम उसके लिए अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग डेट पर ही जो लेसर है वो पता लगा लेगा कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। यानी लेसी के लिए तो हम क्लासिफाई नहीं करेंगे, लेकिन जो लेसर जो दे रहा है लीज पे अपनी एसेट उसको क्लासिफाई करेंगे फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज। अब क्यों क्लासिफाई करेंगे? क्योंकि कुछ लीज इस तरीके की भी होती हैं कि जिसमें कि ऐसा लगता है कि जैसे अरे हमने लीज पर थोड़ी दी, हमने तो एक तरीके से ओनरशिप ही उसको ट्रांसफ़र कर दी। तो ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इसकी ओनरशिप जो आपने लीज़ दी है, जिस एसेट को आपने लीज़ पर दिया है उसकी ओनरशिप अभी भी आपके पास है या फिर चली गई है एक तरीके से। मतलब आप बस कहने भर के लिए उसके मालिक को, बाकी ओनरशिप उसकी आपने दे दी है। तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए उसके पता लगाना है कि फाइनेंस लीज़ है कि ऑपरेटिंग लीज़ है। अब ये फाइनेंस लीज कब होगा? कि जब आपने सारे रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो लेसी को ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो उसे फाइनेंस लीज बोला जाएगा। यानी एक तरीके से आपने जो अपनी ओनरशिप एसेट की वो लेसी को दे दी है लीज के रूप में। यानी ऐसे जो जितना भी छोटा लोग होता है वो ऐसे ही करता है, वो एक तरीके से सेल नहीं करता, क्योंकि सेल करेगा तो उसको कैपिटल गेन लग जाएगा। तो सेल ना कर करके लीज़ कर देता है, लीज़ के तरीके से अपना जो एसेट है वो निकाल देता है। तो उसके लिए ये बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि आपने उसको क्लासीफाई करना है कि फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। अगर आपने ऐसी कोई छोटा हरकत करी है तो ये फाइनेंस लीज में माना जाएगा। नहीं, अगर आपने सब्सटेंशियली ऑल जो रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफ़र कर दी है लेसी को तो उसे फाइनेंस लीज बोला जाएगा। अब हम पता कैसे चलेगा लेकिन कि ये रिस्क और रिवॉर्ड आपने ट्रांसफ़र कर दिए हैं? तो यहाँ पे 5 कंडीशन दिया गया है। बोला है कि अगर इन 5 में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाते तो ये मान लिया जाएगा कि आपने एसेट चुपके चुपके निकाल दिया, लीज़ का चादर उठा करके आपने से एसेट जो है बेच दिया है। तो देखो, अगर आप ये जो लीज़ ख़त्म होने के बाद जो एसेट की जो ओनरशिप है वो ऐसी कंडीशन लगाते हो कि जो लीज़ के ख़त्म होने के बाद जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी किसको? लेसी को। तो ये फाइनेंस लीज मानी जाएगी। फिर आप बोलते हो कि लीज टर्म ख़त्म होने के बाद लेसी के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो एसेट को परचेज़ कर सकता है। किस वैल्यू पे परचेज़ कर सकता है? कि उस दिन जिस दिन वो एसेट परचेज़ करना चाहता है उस दिन मार्केट में उस एसेट की जो भी फेयर वैल्यू है उससे बहुत ही कम कीमत पर वो परचेज़ कर सकता है, तो भी इसे फाइनेंस लीज बोल दिया जाएगा। या फिर एसेट की जो टोटल इकोनॉमिक लाइफ है उसका 75% या उससे ज़्यादा पार्ट तो आपने लीज़ में ही निकाल दिया। यानी एक तरीके से एसेट पूरी तरीके से जितना यूज़ हो सकता था आपने यूज़ कर लिया है, उतनी उम्र एसेट की उम्र पूरी हो गई है, तो भी इसे मान लिया जाएगा कि फाइनेंस लीज है। जहाँ पे यानी लीज टर्म कवर्स मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। मेजर पार्ट मतलब 75% और या फिर उससे ज़्यादा। या फिर जो उस दिन आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन एसेट की जो टोटल फेयर वैल्यू है, जिस दिन आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन एसेट की जो मार्केट में फेयर वैल्यू है आप उसका 90% या उसके 90% से भी ज़्यादा आप जो लीज़ पेमेंट है वो ले रहे हो। यानी लीज़ पेमेंट की पीवी उस दिन उस जो टोटल लीज़ पेमेंट है उसकी पीवी एसेट की फेयर वैल्यू की 90% से ज़्यादा हो जाती है। तो एक तरीके से आपने पूरी की पूरी कीमत तो वसूल ही ली है ना। जिस मार्केट में जितना रेट में बिक रहा था आपने उतना रेट पे उतना तो आपने ले ही लिया उससे पैसे, तो एक तरीके से आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी। या फिर एसेट इस तरीके की है कि ये सिर्फ लेसी यूज़ कर सकता है और कोई और इस एसेट को यूज़ नहीं कर सकता, तो भी ये मान लिया जाएगा कि ये फाइनेंस लीज है, ठीक है। और अगर इन 5 में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब ये ऑपरेटिंग लीज मानी जाएगी कि हाँ एक्चुअल में आपने लीज पे दी है। तो कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल जो लीज होती है उसे हम ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। और जो लोग ये जो यहाँ पे जो मैजिक दिखाते हैं गवर्नमेंट को जो मैजिक दिखाते हैं कि छू मंतर और एसेट गायब, उसे फाइनेंस लीज बोला जाता है। तो ऑपरेटिंग लीज कैसे, जो एक्चुअल लीज होती है उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है कि भैया आपको लीज रेंट मिलेगा हर साल या महीना जो भी है, और आप हर साल जो डेप्रिसिएशन बुक करोगे एसेट पे, क्योंकि एसेट जो है आपकी है, एसेट का ओनरशिप आप है तो आप एसेट के ऊपर
आप डेप्रिसिएशन बुक करो और अपना लीज रेंट अपना कलेक्ट करो। लेकिन अगर यही फिनेंस लीज है तब क्या किया जाएगा, यानी एक तरीके से जो आपने एसेट है उसको सेल कर दी, तो आप सेल ऑफ एसेट की एंट्री बुक करो। तो एसेट को डी रिकॉग्नाइज करो, यानी एसेट को डेबिट था आपकी बुक में, उसको क्रेडिट कर दो। क्रेडिट कितने से करोगे, जितने से डेबिट था उतने से क्रेडिट करोगे, यानी क्रेडिट करोगे कैरिंग अमाउंट से क्रेडिट करोगे। फिर डेटर को डेबिट करो, डेटर को बुक करो। तो डेटर को कितने अमाउंट से बुक करोगे आप, तो ये अमाउंट होगी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, मतलब कि जितना भी लीज पेमेंट आप उससे लेने वाले हो फ्यूचर में उसकी पीवी कर लो। फिर जो भी गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है, यानी जो डेटर ने बोला है कि मैं आपको इतना अमाउंट तो मैं दे दूंगा, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू यानी डेटर से, यानी आप लेसी से क्या क्या ले रहे हो, लीज पेमेंट ले रहे हो और जो गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू ले रहे हो, ये दोनों चीज़ ले रहे हो, इन दोनों की पीवी कर दो, यानी इन दोनों की आज की वैल्यू निकाल लो। और जो अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू होगी उसकी भी आज की पीवी कर लो, उस अमाउंट पे डेटर बुक कर लो। जो भी गेन, जो भी बैलेंसिंग फिगर वो होगा वो आपका गेन लॉस हो जाएगा। लेकिन ये जो डेटर जो आप जो बुक कर रहे हो, ये बुक कर रहे हो पीवी पे, लेकिन फ्यूचर में तो आपको इससे ज़्यादा अमाउंट ही रिसीव होगा। तो अब क्या करें हम, तो एक तरीके से आप इसके ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू करो डेटर से। तो ये देखो, ये इंटरेस्ट इनकम आप यहाँ पे बुक कर रहे हो, ये डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, यानी इंटरेस्ट इनकम आई, इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हुई तो डेटर की जो है डेटर का बैलेंस बढ़ गया। फिर डेटर आपको महीने या फिर साल भर में कुछ लीज पेमेंट तो देगा, उस लीज पेमेंट से आपकी डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन ये जो फिनेंस इनकम है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको अमोर्टाइजेशन टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अमोर्टाइजेशन टेबल कैसे बनेगी, ये तो हमें सबको पता है अमोर्टाइजेशन टेबल किस तरीके से बनती है। ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट इनकम, फिर लेस कर देंगे इंस्टॉलमेंट रिसीव, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर आ जाएगा। लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस कौन सा होगा, ये ओपनिंग बैलेंस होगा ये, इसी के ऊपर तो हम इधर इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं ना, देखो इसी के ऊपर तो इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं। तो ये होगा हमारा ओपनिंग बैलेंस, यानी जो भी लीज पेमेंट्स है, जो भी डेटर से मिलना है, जो भी लेसी से मिलना है, उन सबको पीवी कर दो। और फिर जो पीवी का जो भी बैलेंस आता है उसी को तो हम अमोर्टाइजेशन टेबल का ओपनिंग बैलेंस मानते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही, जो भी अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल दो, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, फिर जो भी इंस्टॉलमेंट मिलेगी, जो भी आपको लीज पेमेंट एक तरीके से मिलेगी उसको लेस कर देना, फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस पर डेटर आएगा हर साल का आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स सीख लेते हैं, जैसे ग्रॉस वैल्यू इन लीज, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, तो मतलब क्या होता है, टोटल लीज पेमेंट प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लीज पेमेंट की पीवी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टोटल लीज पेमेंट्स और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है, इसकी भी कोई पीवी नहीं है, यानी यहाँ पे पीवी का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ टोटल लीज पेमेंट्स प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू ले लो। अब नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज मतलब जो भी लीज पेमेंट्स आपको मिलेंगी उसकी पीवी कर लो, और गारंटेड और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू की भी आप पीवी कर लो, इन दोनों को प्लस कर दो तो नेट इन्वेस्टमेंट लीज निकल आएगी। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम मतलब क्या हुआ कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, यानी जो हमने अभी फर्स्ट पॉइंट में देखा था फॉर्मूला, माइनस कर दो नेट इन्वेस्टमेंट लीज, यानी इससे माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका नेट फाइनेंस इनकम। अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या होगी, जो टोटल एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू है उसमें से आप गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू बाय लेसी माइनस कर दोगे तो अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू आ जाएगी। तो हमने अभी ऑपरेटिंग लीज का अकाउंटिंग देखा और फाइनेंशियल लीज का अकाउंटिंग देखा। ऑपरेटिंग लीज के अकाउंटिंग में हम 2 एंट्री मारते थे कि लीज रेंट को कलेक्ट किया और साल में अपनी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन बुक कर दिया, और यहाँ पे हम 4 एंट्री बुक कर रहे हैं फाइनेंशियल लीज में, क्योंकि फाइनेंशियल लीज में एक तरीके से हम ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो सेल ऑफ एसेट टू डेटर इसकी एंट्री बुक करेंगे। उसके बाद फिर हम बुक करेंगे जो इंटरेस्ट इनकम है रिसीव करने की, जिससे कि डेटर का बैलेंस बढ़ जाएगा, और जो डेटर जो इंस्टॉलमेंट पे करेगा, यानी लेसी जो इंस्टॉलमेंट पे करेगा उससे जो टोटल जो
डेटर का अकाउंट है वो कम हो जाएगा, वो वाली एंट्री देखिए। और फाइनेंस इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें अमोर्टाइजेशन टेबल चाहिए होगा, और अमोर्टाइजेशन टेबल की वैल्यू क्या होगी, अमोर्टाइजेशन टेबल में जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो डेटर का बैलेंस ही होगा, जो डेटर जिस अमाउंट पे आप डेटर बुक करोगे वही आप अमोर्टाइजेशन टेबल के ओपनिंग बैलेंस वही दिखाओगे, फिर उसी के ऊपर इंटरेस्ट एक्रू करते जाओगे। लेकिन क्या हो कि अगर जो लेसर है वही उसी ने उस एसेट को मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस किया हो, यानी वो एक तरीके से डीलर हो उस एसेट का। डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर के केस में क्या होगा, यानी वो सिर्फ लेसर नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर और डीलर या फिर डीलर लेसर है, तब उस केस में कैसे अकाउंटिंग होगी। तो देखो अकाउंटिंग तो आप यही करोगे, अकाउंटिंग तो ये जो दो है कमेंसमेंट डेट पे और ईयर एंड डेट पे अकाउंटिंग तो आप यही करोगे। बस यहाँ पे जो बैलेंस शीट फिगर में पेंडल आ रहा था इसकी जगह आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स कर दोगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब देखो यहाँ पे मैं एक बार अच्छे से समझते हैं। लीज रिसीवेबल में अमाउंट कौन सी आएगी, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज की आएगी। असेट अकाउंट में कौन सी वैल्यू आएगी, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट आएगी, ठीक है। कॉक्स में कौन सी अमाउंट आएगी, कॉक्स में आएगी जो कैरिंग वैल्यू ऑफ जो एसेट है वही आएगी, बस इसमें से हमें अनकरेंटेड रेसिडुअल वैल्यू का पीवी माइनस कर देना है। सेल्स अकाउंट में क्या वैल्यू आएगी, सेल्स अकाउंट में वही नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज आएगी, बस उसमें से हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनकरेंटेड रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर देना है। यानी ये दो जो एक्स्ट्रा आइटम जो हमने जोड़े हैं इसमें एक चीज़ तो तय है कि इसमें पीवी ऑफ अनकरेंटेड रेसिडुअल वैल्यू लेस करना है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं आप, लेकिन ये स्टेप्स आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपने सिर्फ जो है एंट्री वो याद रखनी है और आपने ये पता लगाना है कि ये अमाउंट आपको कैसे निकालना है, बस। बाकी आपको स्टेप्स याद करके रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंट्री याद रखो कि कमेंसमेंट पे कौन सी एंट्री होगी और ईयर एंड पे कौन सी एंट्री होगी, और उस एंट्री का जो वैल्यू है वो कहाँ से निकलेगा, वही है बस, और कुछ नहीं है।